जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ रिसेप्टर भी पढ़ा रखा है। टाइप ऑफ रिसेप्टर में हम पहला टाइप पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो GPCR भी कहते हैं साथियों। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं GPCR के वीडियो को, और उस वीडियो को देख करके ही आप लोग, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देख करके ही इस वीडियो को देखें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि रिसेप्टर क्या होता है, तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप लोग इससे पहले के वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और साथियों आप लोगों को मैं ये भी सूचित करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को इन सब वीडियोज़ का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिप्लोमा इन फार्मेसी को ज्वाइन करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके नोट्स अपलोड कर सकते हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे साथियों आयन चैनल रिसेप्टर। ये आखिरकार आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये आयन चैनल क्या होते हैं। चैनल तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि चैनल क्या होता है। वह पाथवे होता है जिससे कोई चीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन से इंट्रा सेलुलर में आती है। और आयन लगा दिया तो आयन का मतलब हुआ कि ये ऐसा चैनल होगा जो कि आयन के मूवमेंट को अलाउ करेगा। यानी आयन ही एक एक हिस्से से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ मूव करेंगे, या इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेंगे। अब रिसेप्टर क्या हुआ, तो रिसेप्टर को हम बता रखे हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि रिसेप्टर आर दोज माइक्रो मॉलिक्यूल व्हिच रिकॉग्नाइज द किसको, रिसेप्टर रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है। दीज सेल सरफेस रिसेप्टर आल्सो कॉल्ड लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिसेप्टर को, जो कि हमारा आयन चैनल रिसेप्टर है, इसे लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी कहते हैं। लिगेंड गेटेड क्योंकि जब इस पे एगोनिस्ट बाइंड होगा तभी, जब लिगेंड यानी लिगेंड मतलब हो गया ड्रग या एगोनिस्ट, जब बाइंड होगा तो इसका गेट क्या होता है, इस आयन चैनल का ओपन हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी कहते हैं। अब ये क्या क्या इनक्लोज करता है, इनक्लोज आयन सेलेक्टिव चैनल्स। अब आयन सेलेक्टिव चैनल्स का मतलब क्या हुआ साथियों, आयन सेलेक्टिव चैनल का मतलब हुआ कि ये केवल व केवल एक, ये प्रत्येक जो आयन चैनल है वो सेलेक्टिव होता है। मतलब ये पर्टिकुलर किसी एक ही आयन के लिए परमिएबल होगा, ना कि एक से अधिक आयन के लिए। ठीक, जैसे कि सोडियम चैनल अगर होगा तो वो सोडियम आयन के लिए परमिएबल होगा, पोटेशियम चैनल होगा तो पोटेशियम आयन के लिए, कैल्शियम चैनल होगा साथियों तो कैल्शियम के लिए, क्लोराइड चैनल होगा तो क्लोराइड आयन के लिए। विद इन देयर मालिक्यूल, इनके मालिक्यूल, अपने मालिक्यूल से क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर होगा अपने अंदर से एक स्पेसिफिक आयन को ही पास आउट होने देगा। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है, PM है। इधर हमने लिख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या है साथियों कि इसमें एक प्रोटीन होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो हमारा ये होता है आयन चैनल रिसेप्टर। ये एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से लेकर के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक इनका क्या होता है, कनेक्शन होता है। और इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है जिसको हमारा अल्फा यूनिट जो होता है वो कवर किए होता है। जब तक इस पर कोई एगोनिस्ट बाइंड नहीं होता साथियों तब तक ये क्या होता है, क्लोज होता है आयन चैनल। और जैसे ही हमारा लिगेंड या एगोनिस्ट इन चैनल्स पर बाइंड होगा तो क्या होता है, थोड़ा सा रोटेशन हो जाता है, हमारे इस रिसेप्टर में थोड़ा रोटेट होगा, और क्या होगा, ये जो चैनल होगा वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा
चैनल साथियों, उसमें क्या होगा कि जो आयन होंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेंगे या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेंगे। अतः इस प्रकार से हमारा जो आयन चैनल होगा साथियों वो क्या करेगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हमारा आयन चैनल जो है रिसेप्टर वो कितने यूनिट सब यूनिट से बना होता है, तो हमारा आयन चैनल रिसेप्टर साथियों 5 सब यूनिट से बना होता है, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, एक बीटा सब यूनिट होता है, एक गामा सब यूनिट होता है और एक डेल्टा सब यूनिट होता है, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका लिखे हुए लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को एग्जाम में लिखना आसान हो। तो हम लोग देख लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड ऑपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन आयन चैनल। इस फिगर में हमने क्या दिखाया है कि डायग्रामेटिक, यानी इस फिगर में हमने दिखाया है कि कैसे जो रिसेप्टर है मीडिएटेड ऑपरेशन होते हैं मेम्ब्रेन में, वो कैसे चलता है, चैनल जो होता है हमारा वो किस प्रकार से काम करता है। अब हम लोग जो देख रहे हैं ये फिगर, ये एक निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर का है साथियों। निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी पाए जाते हैं और ये एस्टिल कोलिन से एक्टिवेट होते हैं, यानी इनका एगोनिस्ट जो होता है वो एस्टिल कोलिन होता है। तो देखते हैं क्या है, इन केस ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर द मालिक्यूल, जो रिसेप्टर मालिक्यूल है वो 8 नैनो माइक्रोन का डायामीटर होता है। इस रिसेप्टर मालिक्यूल का जो डायामीटर होता है वो 8 नैनो माइक्रोन का होता है। इच कंपोज्ड ऑफ 5 सब यूनिट, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ कि जो हमारा ये रिसेप्टर होता है आयन चैनल रिसेप्टर, वो 5 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, 2 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा सब यूनिट एंड 1 गामा सब यूनिट प्लस 1 डेल्टा सब यूनिट। इस प्रकार से ये 5 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। साथियों ये डी फार्मा में तो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आता, लेकिन ये हमारे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एग्जिट एग्जाम या जीपेट वगैरह के एग्जाम में, या आप कोई फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं तो ये पूछता है कि जो हमारा आयन चैनल रिसेप्टर है वो कितने सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, तो वो क्वेश्चन का आंसर होता है 5 सब यूनिट। तो अब देखते हैं इनक्लोजिंग ए ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल। अब ये पांचों सब यूनिट मिल करके क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं एक ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल को। ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल, तो ट्रांस मेम्ब्रेन मैं बता ही चुका हूँ कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से लेकर के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक इसका कनेक्शन होता है। विदिन द अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट के बीच में, ये अल्फा सब यूनिट जो दो होते हैं उनके बीच में ये आयन चैनल होता है। नॉर्मली द चैनल इज क्लोज्ड, नॉर्मली यानी सामान्यतः जो चैनल होता है वो क्लोज्ड होता है, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी ये चैनल क्या है, क्लोज है, इस पर कोई एगोनिस्ट नहीं बाइंड हुआ, लिगेंड बाइंडिंग साइट पर कोई एगोनिस्ट अभी बाइंड नहीं हुआ। जैसे ही अभी इस लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पर एगोनिस्ट यानी एस्टिल कोलिन बाइंड होगा, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा रोटेशन होगा और ये ओपन हो जाएगा चैनल, और चैनल ओपन होने से आयन अपने आप मूव करने लगेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फिर क्या लिखा है, व्हेन 2 मॉलिक्यूल। अब क्या है, कह रहा है व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टिल कोलिन, जब 2 मॉलिक्यूल किसके, एस्टिल कोलिन के बाइंड करते हैं टू द 2 अल्फा सब यूनिट, दोनों अल्फा सब यूनिट पे, जैसा कि फिगर में आप देख चुके हैं। तो क्या होगा, ऑल सब यूनिट मूव अपार्ट ओपनिंग द सेंट्रल पोर्ट टू 0.7 नैनो माइक्रोन। अब क्या होगा, जब ये अल्फा सब यूनिट पर एगोनिस्ट यानी एस्टिल कोलिन बाइंड होगा, तो ये सब के सब यूनिट क्या होंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, रोटेट करेंगे यानी मूव करेंगे, और क्या बनाएंगे, सेंट्रल पोर को ओपन कर देंगे, जो कि अबाउट 0.7 नैनो माइक्रोन का होता है, जिसका जो कि इनफ होता है, यानी काफ़ी होता है किसके लिए, इनफ टू अलाउ पासेज ऑफ पार्सली हाइड्रेटेड सोडियम आयंस के लिए, जो कि इतना ज़्यादा होता है कि ये अलाउ कर सके पासेज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्सली हाइड्रेटेड, पार्सली माने पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत, हाइड्रेटेड माने जो वाटर से लिंक हो,
वो सोडियम आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सोडियम आयन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ हमारे मूव करते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, सिग्नल का जो काम होता है वो परफॉर्म होता है किसके थ्रू, हमारे आयन चैनल रिसेप्टर के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे साथियों कुछ और पॉइंट क्या है हमारा इसी से। एन आयंस, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, एन आयंस आर ब्लॉक्ड फ्रॉम पासेज थ्रू द चैनल बाय पॉजिटिव चार्ज लाइनिंग इट। क्या है, एनायंस जो होते हैं वो आर माने हैं ब्लॉक्ड कर दिए जाते हैं फ्रॉम से पासेज थ्रू द चैनल। एनायन तब पास नहीं होता है इस एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर, निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर से, क्योंकि इससे केवल किसका पासेज आउट होता है, हमारे पॉजिटिव चार्जेज का। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें तो ये आयन चैनल रिसेप्टर के अंतर्गत कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं, जैसे हमारा गाबा रिसेप्टर जो है ये भी आयन चैनल के ही अंतर्गत आता है, NMDA रिसेप्टर ये भी आता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 3 जो है ये भी हमारे इसी रिसेप्टर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं साथियों तीसरा जो हमारा टाइप है रिसेप्टर का, वो है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब आप लोगों को यहाँ पता चल गया होगा, जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब हुआ ऐसा रिसेप्टर जो हमारे क्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, यानी ये भी एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हमारे क्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसके जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, एंजाइम जो आप लोग जान रहे होंगे, यदि नहीं जान रहे तो साथियों हमने एंजाइम पर भी वीडियो अपलोड कर रखा है, वो वीडियो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर देख सकते हैं। तो क्या है, अब ये देखते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो होता है ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, मेनली जो है वो पेप्टाइड हार्मोन के लिए यूज किया जाता है। पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन जो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। कुछ हार्मोन हमारे कार्टिकोस्टेरॉइड भी होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये हमारे कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन कौन होते हैं, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है साथियों। तो हम लोग देखते हैं क्या है, दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर आर यूटिलाइज्ड प्राइमरली बाय पेप्टाइड हार्मोन। इस क्लास के जो रिसेप्टर होते हैं वो मेनली किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, वो पेप्टाइड हार्मोन के द्वारा यूज किए जाते हैं। एंड और आर मेड अप ऑफ लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। और ये बने होते हैं किससे, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें 3 डोमेन होता है, कौन, एक बड़ा सा डोमेन होता है जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, जिसपे हमारा लिगेंड बाइंड होता है। अब एक डोमेन होता है हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जिसमें होता है। अब ये हो गया दूसरा डोमेन, जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में पहला डोमेन बाइंडिंग डोमेन होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा एंजाइमेटिक डोमेन होता है। अब इन दोनों को एक डोमेन जोड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टाइड चेन। ये हमारा इन दोनों डोमेन को जोड़ता है। तो देखते हैं, आर मेड अप ऑफ ए लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल transmembrane helical peptide chain to an intracellular subunit having enzymatic property। जैसा कि ये मैं समझा चुका हूँ। द एंजाइम, अब जो एंजाइम होता है हमारे साइटोसोलिक डोमेन में या इंट्रासेलुलर डोमेन में, उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, मेनली वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होते हैं। जनरली जो है वो प्रोटीन काइनेज होते हैं। अब इन प्रोटीन काइनेज में भी ये स्पेशली रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में RTKS भी कहते हैं, RTKS भी कहते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा, द एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोसोलिक साइड इज जनरली अ प्रोटीन काइनेज। द कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेज इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। मतलब जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन काइनेज होता है, और मेनली क्या होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम के बारे में। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और इसमें ये हमारे रिसेप्टर क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ये हमारे हैं।
ये देखिए, ये हमारा लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, पेप्टाइड हार्मोन या लिगेंड जो है वो बाइंड होगा यहाँ पे। ठीक, अब हमारा ये दूसरा हो गया इंट्रा सेलुलर डोमेन, जिसे के पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है या कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, इसमें टायरोसिन होता है, और ये इन दोनों डोमेन्स को जोड़ने का काम ये हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन चैन जो है, पेप्टाइड चैन होता है, ये काम करता है जोड़ने का। इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब कैसे फंक्शन करता है साथियों, इसको हम देख लेते हैं क्या है। जैसे ही साथियों हमारा पेप्टाइड हार्मोन इस लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे बाइंड होता है, तो क्या होता है, हमारा सिग्नल जाता है और यहाँ पे जो हमारे टायरोसिन काइनेज होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। अब जब टायरोसिन काइनेज हमारा एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या करता है साथियों, हमारे टायरोसिन काइनेज क्या करते हैं, टायरोसिन जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होता है उसको क्या करते हैं, फास्फोरिलेट करते हैं। फास्फोरिलेट मतलब फास्फोरिलेशन उसका कर देते हैं, और जिससे SH2 प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन P में कन्वर्ट होता है, और इस प्रकार से ये हमारे डाउनवर्ड सिग्नल का काम करते हैं, यानी हमारे सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराते हैं और इसके इफेक्ट को शो कराते हैं। ठीक, तो अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, क्या है मैकेनिज्म, कैसे लिखना है हमें। तो हम लोग देखते हैं कैसे लिखना होता है हमें। Mechanism of action: unwinding the peptide hormone to the extracellular domain, the monomeric receptor move laterally in the membrane and form a dimer। पहले जब हमारा रिसेप्टर होता है केवल व केवल, कोई लिगेंड उस पर बाइंड नहीं होता, तो हमारा रिसेप्टर साथियों किस में होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। मोनोमेरिक मतलब सिंगल फॉर्म में होता है, अलग अलग एक एक रिसेप्टर होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा पेप्टाइड हार्मोन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड होता है, तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, लेटरली थोड़ा मूव करते हैं। लेटरली मतलब होता है साथियों, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे लेटरली क्या क्या मतलब होता है। तो लेटरली, जैसे अभी ये क्या है, सिंगल है, मोनोमेरिक है। अब जैसे ही हमारा पेप्टाइड हार्मोन बाइंड होता है, इसमें दोनों रिसेप्टर क्या होते हैं, इस तरह से ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और आपस में आकर के करीब में आकर के एक डायमर बना लेते हैं। जब डायमर बना लेते हैं तो ये क्या होता है, डायमराइजेशन होता है और डायमर बन जाते हैं। और जैसे ही डायमर बनता है, जैसे डाइमर बनता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे आरटीके यानी टायरोसिन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब टायरोसिन एंजाइम एक्टिवेट होता है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर टायरोसिन को क्या करता है, फास्फोरिलेट करता है रेजिड्यू को ऑन ईच अदर पर, और एज ऑन सेवरल SH2 डोमेन सबस्ट्रेट प्रोटीन। ये जो SH2 डोमेन है ये सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है, फास्फोरिलेट कर देता है सबस्ट्रेट प्रोटीन को, और फिर परफॉर्म करता है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग फंक्शन को। अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो जैसा कि मैं बता दिया, डाइमराइजेशन एक्टिवेट क्या करता है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ऑफ द इंट्रासेलुलर डोमेन सो दैट दे फास्फोरिलेट टायरोसिन रेजिड्यू ऑन ईच अदर्स एज वेल एज ऑन सेवरल SH2 यानी सबस्ट्रेट प्रोटीन डोमेन को क्या करते हैं, ये फास्फोरिलेट करते हैं। द फास्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन देन परफॉर्म डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग फंक्शन। अब इस प्रकार जो फास्फोरिलेटेड प्रोटीन होता है साथियों, ये क्या करता है, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ठीक साथियों, इस तरह से आप लोगों को मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो साथियों हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखी चीज़ों के साथ और भी अच्छे तरीके से। तो यदि आप लोगों को इन वीडियोज में कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो साथियों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस चीज़ों को मॉडिफाई कर सकूं और आप लोगों के लिए बेटर दे सकूं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।